टॉप 10 मिस्टेक्स यू कैन डू इन योर नीट एग्जाम। टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता जिसकी वजह से उनका पेपर छूट जाता है, एक क्वेश्चन पे नहीं अटकना होता। द फॉलोइंग इज नॉट इनकरेक्ट। पूछा गया, एग्जामिनर ने ऐसा क्या पूछा है कि वो सही ऑप्शन नहीं है। यार मैंने गलत तो नहीं आंसर टिक कर दिया, उस चक्कर में तुम पूरा पेपर क्यों अपना खराब कर रहे हो। कभी भी गेस वर्क नहीं करना। आई हैव सीन पीपल टेकिंग अ ड्रॉप, फुल ईयर ड्रॉप, जस्ट बिकॉज कि उन्होंने OMR गलत। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम श्रेया सिंगला एंड आई एम करंटली अ थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट फ्रॉम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल चंडीगढ़। मैं काफ़ी फ्रीक्वेंटली आप लोगों के लिए वीडियोस लेकर आ रही हूँ जस्ट बिकॉज आई हैव बिन देयर एंड आई नो कि जब भी मुझे स्ट्रेस होता था आई यूज टू सर्च अप ऑन यूट्यूब की यार बेस्ट स्ट्रैटेजी कोई ऐसी मिल जाए जिससे मेरा एकदम से स्कोर बूस्ट हो जाए। तो हाँ, आई हैव बिन देयर एंड आई नो कि कितना ज़्यादा अभी इस टाइम पे मतलब कितनी ज़्यादा एंजाइटी हो रही होती है एंड कितना कंपैरिजन चल रहा होता है और ऐसा हो रहा होता है कि यार कितना कि हो पाएगा नहीं हो पाएगा, हम 2 साल से मेहनत कर रहे हैं, कैसे होगा क्या होगा। तो जब भी कोई कमेंट सेक्शन में कोई भी क्वेश्चन आता है तो मैं ट्राई करती हूँ कि मैं उस पर एक वीडियो लेकर आऊँ। एंड इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करना चाहती हूँ जो शायद आपको अभी से प्रैक्टिस करना पड़ेगा बिकॉज अब सिर्फ 2 मंथ्स रह गए हैं, ओनली 2 मंथ्स लेफ्ट फॉर नीट एंड ये बहुत कम टाइम होता है गाइज। एंड पर ये मत समझना कि अगर 2 मंथ्स रह गए बहुत कम टाइम है तो देयर इज नो स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट। मेरा स्कोर लास्ट के 2 मंथ्स में इम्प्रूव हुआ था विद सम स्ट्रैटेजीज जो मैं डिस्कस करती रहती हूँ अपने वीडियोज़ में। एंड इस वीडियो में मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि व्हाट आर द टॉप 10 मिस्टेक्स यू कैन डू इन योर नीट एग्जाम एंड यू हैव टू अवॉइड दोज मिस्टेक्स। एंड वो इस टाइम में क्यों लेकर आ रही हूँ, मैं हफ्ता पहले भी डाल सकती थी कि नीट के एग्जाम से पहले हफ्ता पहले डाल दिया कि ये नीट के एग्जाम में मत कर कराना गलतियाँ, बट मैं क्यों अभी बता रही हूँ, मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आप अभी से उस चीज़ को प्रैक्टिस करना शुरू कर दो ताकि वो आपकी मसल मेमोरी में बैठ जाए कि हाँ श्रेया दी ने ये बोला था तो नीट के एग्जाम में ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और अभी से वो प्रैक्टिस किसके थ्रू होगी, मॉक टेस्ट के थ्रू होगी। तो मॉक टेस्ट एक एग्जाम सिमुलेशन है आप लोगों के लिए कि हाँ नीट का एग्जाम जब दोगे, जब तुम 3 घंटे नीट का एग्जाम देने बैठोगे तो हाँ हमने ऐसे मॉक भी दिया हुआ है, तो मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी होता है उस चीज़ के लिए, ठीक है, ताकि आपको एग्जाम सिमुलेशन मिल जाए कि अगर नीट के एग्जाम में ये गलती नहीं करनी तो एक मॉक टेस्ट में भी वो गलती नहीं करनी। तो अगर मैं आपको अभी 10 गलतियां बता रही हूँ कि वो आपने अवॉइड करनी है नीट के एग्जाम में, तो जब आप मॉक टेस्ट दोगे अब इन 2 महीनों में तो उसमें भी आपने वो चीज़ अवॉइड करनी है, ठीक है। तो टॉप 10 मिस्टेक्स यू शुड अवॉइड इन योर नीट एग्जाम, दैट इज दी वीडियो ऑल अबाउट। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। नंबर 1, मैंने बहुत लोगों को देखा है कि वो बेसिकली पूरी रात पढ़ते हैं किसी भी पेपर से पहले एंड दैट इज नॉट गुड, क्योंकि यू ऑलवेज नीड अ फ्रेश माइंड टू थिंक एक्यूरेटली। एक अच्छे से दिमाग चलाने के लिए आपको आपकी नींद पूरी होनी चाहिए, ठीक है। चाहे वो मेरा मॉक टेस्ट था, चाहे वो मेरा नीट का एग्जाम था, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, मैं उससे पहले हमेशा सो के जाती थी। अब जब मेरा मॉक टेस्ट होता था वो यूजुअली शाम को होता था, 2 बजे मेरा कोई मॉक टेस्ट होता था, तो मैं हमेशा 12 से 1 सोती थी, लंच करती थी और मैं चली जाती थी मॉक टेस्ट देने के लिए। नीट के एग्जाम के टाइम भी मैंने क्या किया था, मैं पूरी रात तो सोई थी, अच्छे से 8-9 घंटे की नींद ली थी, बट मैं सुबह उठी, मैंने थोड़ा सा फॉर्मूला शीट्स पढ़ा, जितना भी मैंने जो शॉर्ट नोट्स वगैरह बनाए हुए थे वो सब कुछ पढ़ा एंड खाना खाया, सो गई, फिर से 1-1.5 घंटा 2 घंटा सो गई, मैं 11 बजे उठी और मैं चली गई अपने सेंटर पर। तो इसलिए सोना सबसे पहले बहुत ज़रूरी है, फ्रेश माइंड बहुत ज़रूरी है। तो जब भी आप लोग अभी 2 महीने में अपना मॉक टेस्ट भी दोगे तब भी 1 घंटा सो के देना। क्या होता है जब हम नीट से पहले या मॉक टेस्ट से पहले रिवीजन लगे होते हैं तो हमारे दिमाग में वही चीजें घूम रही होती हैं। तो लगा लो जो तुम लास्ट मोमेंट पढ़ रहे हो और वो पूछा ही ना जाए पेपर में, तो पेपर में जब जो तुम लास्ट मोमेंट पढ़ रहे थे ना वही चलता रहेगा दिमाग में। तो इसलिए टू गिव योर माइंड अ न्यू स्टार्ट तुम्हें सोना जरूरी होता है किसी भी पेपर से पहले। वो कई बच्चे होते हैं जो लास्ट मोमेंट तक पढ़ते रहते हैं, तो वो चीज़ें तुम्हारे वो वर्ड्स वो सेंटेंसेस घूमते रहेंगे माइंड में और क्या पता वो चीज़ ना आए तो आपको वो उस तरफ दिमाग चलेगा ही नहीं जिस तरफ चलाना चाहिए। तो प्रॉपर स्लीप इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। नंबर 2, अब टाइम मैनेजमेंट नहीं होता कई बच्चों से नीट के एग्जाम में, तो वो कैसे सीखना है, मॉक टेस्ट दे दे के सीखना है। तो टाइम मैनेजमेंट में कहने का मतलब क्या है,
कि अभी से अगर तुम प्रैक्टिस करना शुरू कर दोगे कि मैंने 50 मिनट्स बायो में देनी है अलॉन्ग विद OMR फिलिंग, केमिस्ट्री में मैंने 1 घंटा देना है, बाकी लेफ्ट ओवर टाइम टू फिजिक्स, तो ये तुम्हें अपने लिए, देखो मैं नहीं बताऊंगी कि तुम्हें कितना टाइम लगना चाहिए किस उसमें, बिकॉज कईयों का फिजिक्स स्ट्रांग होगा, वो फिजिक्स में कम टाइम लेते होंगे एज कम्पेयर टू केमिस्ट्री, या कईयों का बायो स्ट्रांग होता है तो बायो में कम टाइम लेते होंगे। बट मोस्टली ऐसा ही होना चाहिए कि बायो को आप सबसे मिनिमम टाइम लो, क्योंकि इसमें कोई कैलकुलेशंस नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है, जिसमें 45 to 50 मिनट्स में, जिसमें आप क्या करते हो 35 मिनट्स में आप अपना पूरा सॉल्व करते हो एक बारी, एंड 10 मिनट्स में आप OMR फिल करते हो, तो 45-50 मिनट्स में आपकी बायो हो जानी चाहिए। वहीं 50-55 मिनट्स मैक्स टू मैक्स 1 आवर में आपकी केमिस्ट्री कंप्लीट हो जानी चाहिए विद OMR फिलिंग, एंड देन लेफ्ट ओवर टाइम टू फिजिक्स। तो टाइम मैनेजमेंट अभी से प्रैक्टिस करना शुरू करना है, ताकि आपका पेपर जो एक्चुअल नीट का एग्जाम है उसमें प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट हो जाए, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई हैव सीन पीपल जिनको सब कुछ आता होता है, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पेपर आता होता है, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता, जिसकी वजह से उनका पेपर छूट जाता है। क्या करोगे उस नॉलेज का जब आप अप्लाई नहीं कर पाए नीट के एग्जाम में, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट इन योर नीट एग्जाम। वो कब से आएगा, वो अभी से, तभी मैं 2 महीने पहले आपको स्ट्रैटेजी बता रही हूँ, ताकि आप अभी से प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। अगर आप ज्यादा टाइम ले रहे हो तो उस टाइम को प्रैक्टिस कर करके कम कर लो, ठीक है। अब क्या होता है, जब कभी कभार क्वेश्चन नहीं आता होता, दिस इज द थर्ड गलती जो हम करते हैं, जब क्वेश्चन नहीं आ रहा होता तो ना हम ना एक वो ले लेते हैं कि हाँ ये तो मैं करके दिखाऊंगा, ये तो मैं करके दिखाऊंगी, तभी आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नो, जब भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आ रहा है और आपको लगता है कि वो नहीं हो पाएगा, तो उस उधर से निकल जाना होता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करना होता है। कभी भी एक क्वेश्चन पे नहीं अटकना होता। क्यों? क्योंकि अगर तुम अटकोगे तो क्या पता आगे 10 क्वेश्चन उस टाइम में सॉल्व हो जाते हैं, अगले 5 क्वेश्चन उसी टाइम में सॉल्व हो जाते हैं जिस टाइम में तुम वो एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। तो तुम कहाँ, अगर 5 क्वेश्चन करे तुम 20 मार्क्स ले पाते, वही तुम 4 नंबर के पीछे रो रहे हो। तो जब भी कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन आ रहा है, गिव इट अ मिनट और 2, नहीं आता छोड़ दो। ये नहीं कह रही कि उसको टोटली छोड़ के आ जाओ, लास्ट में करना उसको, जब तुम्हें लगता है कि हाँ भी 15-20 मिनट पड़े और पूरा पेपर कंप्लीट हो चुका है, अब पूरा टाइम मैं उस क्वेश्चन को दे सकता हूँ। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये चीज समझना कि अगर कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन आता है तो उसको आगे छोड़ के आगे बढ़ना सीखो, क्योंकि अगर तुम उस पर अटक जाओगे तो पेपर छूट जाएगा। एंड अगेन कमिंग बैक टू सेकंड पॉइंट, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता, ठीक है। तो जब भी कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं क्या करना है, उसको छोड़ के आगे बढ़ना है, एंड हम एंड में उस पर दोबारा वापस आएंगे अगर टाइम बचा तो, ठीक है। नेक्स्ट, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, एंड दैट इज द 4th पॉइंट आई गेस। हाँ, 4th पॉइंट है कि हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को ना बहुत जल्दी जल्दी में पढ़ते हैं, क्योंकि पेपर में क्या होता है, हम रश कर रहे होते हैं कि हमें एज सून एज पॉसिबल अपना पेपर कंप्लीट करना है। बट उस वजह से क्या होता है, हम गलतियां कर बैठते हैं, एंड ट्रू फॉल्स पूछा होता है तो हम उसको मिसरीड कर लेते हैं, या फिर कभी कभी लिखा होता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनकरेक्ट, मतलब सही कौन सा है, और हम इनकरेक्ट पढ़ते हैं और इनकरेक्ट को टिक मार आते हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन इनकरेक्ट दिखा, टिक मारा, बट वो करेक्ट पूछ रहे होते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। तो ऐसी वाली चीजें हमेशा अंडरलाइन करके क्वेश्चन को पढ़ना है, ताकि क्वेश्चन मिसरीड ना कर लो। एंड पता है इतना रिग्रेट होगा ना, इतना गिल्टी फील होता है ना, जब तुम बाद में देखते हो कि यार ये क्वेश्चन तो आता था बट क्वेश्चन गलत पढ़ लिया। तो हमेशा क्वेश्चन को अंडरलाइन करते हुए करना है। क्यों? क्योंकि हम मिसरीड कर सकते हैं क्वेश्चन को, और उस गलती को एलिमिनेट करने के लिए हमने हमेशा अंडरलाइन करते हुए पढ़ना है क्वेश्चन को, ठीक है। कभी भी जल्दी जल्दी में नहीं। देखो, अगर तुम एक क्वेश्चन को 1 मिनट ले रहे हो या 1.5 मिनट ले रहे हो, 15 सेकंड और ले लोगे, 20 सेकंड और ले लोगे उसको वर्ड को अच्छे से पढ़ने में, तो कुछ नहीं चले जाएगा तुम्हारा, बल्कि आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो 3-4 पॉइंट बताए, ये तो बहुत दिमाग में रख के चलने होते हैं। नेक्स्ट, 5th पॉइंट इज जो आपको अवॉइड करना होता है अपने नीट के एग्जाम में, दैट इज सिली मिस्टेक। अब क्या होता है, हमें कभी कभार क्वेश्चन आता होता है बट हम मिस्टेक कर बैठते हैं, वाई? क्योंकि वही हम रश में होते हैं, तो ऐसा होता है कि जल्दी जल्दी सॉल्व करना है। मोस्टली सिली मिस्टेक्स हमारी कहाँ पे होती हैं, जब हम कोई न्यूमेरिकल कर रहे होते हैं, या फिर हम बायो में ऐसे देखते हैं कि जो पहला इंस्टिंक्ट बोलता है वो हम कर देते हैं, और हम फिर बाकी ऑप्शन देखते ही नहीं है। तो सिली मिस्टेक तब होती है जब हम एक ही ऑप्शन को पढ़ के आगे चल
पढ़ते हैं और बाकी ऑप्शंस नहीं देखते, और न्यूमेरिकल्स के टाइम। तो उसको कैसे करना है, मैंने बहुत बार हर वीडियो में, बल्कि अब मैं बोल चुकी हूँ, अगर आप मेरी बाकी वीडियोस देखेंगे मैं ये चीज़ ज़रूर बोलती हूँ कि जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो एक कॉर्नर पकड़ो, ठीक है, जो भी तुम व्हाइट शीट पे सॉल्व करो क्वेश्चन, एक कॉर्नर पकड़ो रैदर देन उसको कहीं ना कहीं सॉल्व करने के। क्यों? जब तुम एक कॉर्नर पकड़ते हो तुम्हारा एक पूरा थॉट प्रोसेस, तुम्हारा माइंड एक फोकस होके एक जगह पे लिख रहा है, ठीक है। बात समझना, तुम एक कॉर्नर पे एक फोकस करके एक चीज पे लिख रहे हो, न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो कि दिस इज द फॉर्मूला, दीज आर द वैल्यूज आई हैव टू पुट इन दैट फॉर्मूला, उसको प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप उसको तुम सॉल्व कर रहे हो और आंसर निकाल रहे हो। बट अब तुम क्वेश्चन पूछोगे दीदी इसमें तो टाइम लगेगा, जल्दी फॉर्मूला लिखो, उसको सॉल्व करो, खत्म करो। बट यार उससे गलती होने के चांसेस बढ़ते हैं, और गलती होने के चांसेस बढ़ते हैं तो 5 नंबर तुम गवा दोगे। या फिर जब तुम्हें रीचेक करना होगा क्वेश्चन को कि क्या तुम्हारा आंसर सही आ रहा है, यूजुअली हमारी टेंडेंसी होती है कि हम एक बार न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बाद दोबारा देखते हैं कि हमारा आंसर सही आया कि नहीं आया। बट अगर तुम एक चीज उधर 2+2 इधर कर रहे हो, 3+6 इधर कर रहे हो, तो तुम दोबारा क्वेश्चन सॉल्व करोगे, यार ओहो कहाँ गया, कहाँ सॉल्व किया था मैंने, दोबारा सॉल्व करके देखना पड़ेगा, एंड क्या करोगे, उसमें टाइम वेस्ट करोगे। इससे अच्छा 10-15 सेकंड एक्स्ट्रा लगा के कॉर्नर पे स्टेप बाय स्टेप कर लो, गलती भी, जो सिली मिस्टेक तुम कर सकते थे वो भी एलिमिनेट हो जाएगी। ऊपर से जब रीचेक करना होगा, जब OMR भर रहे हो या फिर तुम्हें ऐसे भी लग रहा है कि डाउटफुल लग रहा है, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं, तो रैदर देन सॉल्विंग इट ऑल ओवर अगेन, तुम्हारे पास एक कॉर्नर होगा जिसमें तुमने प्रॉपरली सॉल्व किया होगा, तो तुम ऐसे सिली मिस्टेक्स अवॉइड कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट जो मैं चीज बताना चाहती हूँ, 6th पॉइंट, दैट इज वेरी रिलेटेड टू द 5th पॉइंट ओनली, कि सिली मिस्टेक्स अगर तुमने अवॉइड करनी है तो 6th पॉइंट इज कि तुम्हें एलिमिनेशन यूज करना चाहिए। एलिमिनेशन यूज करने का मतलब क्या है कि यूजुअली क्या होता है कि हम जब कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, हमने कोई कभी कभार ना ध्यान हमारा एक ऑप्शन पे जाता है, हम उसको टिक कर देते हैं क्योंकि हमें लगता है कि वो सही है। बट हमने क्या किया, लगा लो सी ऑप्शन सही है, हमने ए बी और डी को देखा, उसकी एक्सप्लेनेशन बनाई कि वो चीजें क्यों गलत थी, हमने उसको टिक क्यों नहीं मारा, क्या पता वो भी सही होता। तो जब तुम्हारे पास राइट एक्सप्लेनेशन आ जाए ना कि ये चीज इसलिए मैंने टिक नहीं मारी क्योंकि इसका आंसर इसलिए नहीं बन पा रहा है, तो तुम्हारा 100% आंसर वो सही है। मेरा कहने का मतलब क्या है कि अगर तुम सी ऑप्शन को टिक मार रहे हो तो ए को, बी को, डी को सोचो कि वो गलत ऑप्शन क्यों है, क्वेश्चन में ऐसा क्या पूछा गया, एग्जामिनर ने ऐसा क्या पूछा है कि वो सही ऑप्शन नहीं है, ठीक है। इससे क्या होगा, तुम्हें 100% कॉन्फिडेंस आएगा पेपर करने के बाद कि जो मैं क्वेश्चन करके आया हूँ वो सही करके आया हूँ, बाकी जो छोड़ दिए वो अलग बात है, ठीक है। तो जब भी तुम क्वेश्चन कर रहे हो तो हमेशा एलिमिनेशन करना है कि एक बार आंसर टिक, ठीक है, एक बार तुम्हें लगता है कि ये सही आंसर है, मार दो टिक, उसके बाद देखो कि क्यों बाकी 3 ऑप्शन क्यों गलत थी, ठीक है। तो कभी कभार ना इससे ये भी हमें पता लगता है कि जब तुम देख रहे हो तो ना कि बाकी 3 ऑप्शंस क्यों गलत है, कभी कभार ना तुम्हें एक्सप्लेनेशन नहीं मिलती कि लगा लो बी में तुम्हें कंफ्यूजन हो गई कि यार बी तो समझ नहीं आ रहा क्यों गलत है, तब तुम दोबारा सोचोगे कि तुमने सी ऑप्शन क्या सही टिक मारा था, तो तुम कंपैरिजन करोगे कि बी होगा या सी होगा, और कभी कभार इस चीज से ना तुम्हारा आंसर सही हो जाता है, क्या पता सी ना हो उस चीज का आंसर, तो तुम बी को टिक मारा, तो दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इस पूरे पॉइंट से मैं यही बताना चाह रही हूँ कि ए बी सी डी अगर 4 ऑप्शंस आ रहे हो और तुम सिर्फ कभी कभार ध्यान एक ऑप्शन पे जाते हो, तुम्हें लगता है दैट इज द राइट आंसर, तुम टिक मार के आगे बढ़ते हो, तो तुम्हें बाकी ऑप्शंस एलिमिनेट करनी चाहिए। एलिमिनेट करके क्या होगा कि तुम्हें पता लगेगा, एक तुम अपने आप को एक्सप्लेनेशन दोगे कि हाँ मैं 100% सही कर रहा हूँ, मैं 100% राइट ऑप्शन को टिक मार रहा हूँ, क्योंकि ए बी और डी बैठ ही नहीं रहे हैं उस क्वेश्चन के हिसाब से। अगर बैठ रहे हैं मतलब अगर तुम्हें एक्सप्लेनेशन नहीं मिल रही उस चीज की कि वो क्यों गलत है, मतलब तुम्हें रीथिंक करने की जरूरत है कि हाँ शायद तुमने गलत ऑप्शन पे टिक मार दिया है, ठीक है। नेक्स्ट होता है कि हम क्या करते हैं कि कभी कभार ना आंसर्स टिक मारने के बाद या OMR भी फिल करने के बाद ना अननेसेसरीली सोचते रहते हैं कि यार मैंने गलत तो नहीं आंसर टिक कर दिया या गलत तो नहीं मार्क कर दिया। यार ये समझो कि जब तुम एक बार मतलब मार देते हो पूरा एलिमिनेशन यूज करके, तुम एक बार टिक मार देते हो, OMR फिल कर देते हो, उसके बाद ना रीथिंक नहीं करना। बहुत होता है पेपर में तुम OMR में उसको सर्कल कर चुके हो और तुम उसमें टेंशन में चले जाते हो, यार मैंने सी ऑप्शन को सर्कल कर दिया, क्या पता वो ऑप्शन मतलब हो ही ना, क्या पता बी ऑप्शन हो, ठीक है। और तुम उस टेंशन में पूरा टाइम निकाल देते हो कि यार गलत ऑप्शन को सर्कल कर दिया, बी ऑप्शन सर्कल करना था। यार उस चक्कर में तुम पूरा पेपर क्यों अपना खराब कर रहे हो,
समझ आ रही है बात? कि तुम ओवर थिंकिंग कर रहे हो कि क्या पता तुम्हारा सेकंड थॉट आने लग जाता है। मेरी एक बात समझने की कोशिश करो कि जब तुम एक फर्स्ट इंस्टिंक्ट में आंसर निकाल रहे हो ना, मोस्टली वो राइट होता है। अगर तुम एलिमिनेशन भी यूज कर रहे हो, ठीक है, तो वो 100% राइट हो रहा है, ठीक है। सेकंड थॉट कभी भी नहीं देना कि एक बार तो ओएमआर, ऊपर से जब ओएमआर ही फिल कर दिया तो सेकंड थॉट कभी नहीं देना। कहीं मैम को बोलो मैम वाइटनर पकड़ा दो, मैम वो वाइटनर से मुझे ठीक करना है। इस वजह से क्या होगा, तुम पूरे पेपर में ये टेंशन में रहोगे कि यार वाइटनर चाहिए, ये तो मैंने गलत कर दिया ये। और ऊपर से जब वाइटनर यूज कर लोगे तो तुम्हें मतलब जो फ्लूइड होती है वो अगर यूज कर लोगे तो तुम्हें और टेंशन हो जाएगी, यार अब मेरी ओएमआर स्कैन हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। एक बार ओएमआर को फिल कर दिया, उस क्वेश्चन के बारे में दोबारा नहीं सोचना, ठीक है। अब जब एक चीज मैं बहुत इंपॉर्टेंट तुम्हें बताना चाहती हूँ कि पेपर में ना जब आंसर नहीं आ रहा होता ना तो हम पैनिक करने लग जाते हैं एंड हमें ऐसा लगता है कि नहीं अब नहीं हो पाएगा। अब मैंने ना अपने एक वीडियो भी डाली थी कि मेरे नीट के एग्जाम में मैंने क्या प्रॉब्लम फेस करी थी कि बायो बहुत लेंथी आ गई थी। अब बायो लेंथी आ गई थी एंड दैट वाज अ वेरी अनयूजुअल थिंग फॉर मी, क्योंकि मैं बायो में कितना टाइम लेती थी 45 to 50 मिनट्स, और मुझे उस दिन बायो में लग गया था 1.5 घंटा। एंड आई वाज लाइक अब तो 1.5 घंटा लग गया, मेरा तो एग्जाम छूट गया। अब मुझे आते हुए भी कुछ नहीं कर सकती मैं, अगर मुझे पूरा पेपर आते तब भी मैं क्या कर लूंगी, मेरा तो एग्जाम छूटने वाला है, मेरा तो सब कुछ खत्म हो गया। एंड बहुत पैनिक हो गई थी मैं पेपर में, मतलब फॉर फ्यू सेकेंड्स, फॉर फ्यू मिनट्स। तब मैंने अपने आप को काम डाउन किया कि श्रेया नहीं, यू स्टिल हैव टाइम, ठीक है, पैनिक नहीं करना है, तू लग ही रहे। अगर इतना टाइम लगना होगा तो इसलिए ही लग रहा है, कुछ नहीं होता, आगे का पेपर इजी होगा। एंड गॉड्स ग्रेस फिजिक्स इज ईजी आई थी उस टाइम 2022 के पेपर में, एंड इजीली निकल गया। तो कभी भी पैनिक मत करना, ठीक है। पैनिक करोगे पेपर में तो बहुत मुश्किल हो जाएगी पूरा पेपर अटेम्प्ट करने में एंड प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। नेक्स्ट चीज, एक मैं पॉइंट पहले शायद एक चीज बताना भूल गई, एंड दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो तुम मिस्टेक करके आते हो नीट एग्जाम में, एंड दैट मेक्स द 8th पॉइंट आई गेस, कि नीट के एग्जाम में ना कभी भी गेस वर्क नहीं करना। अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन नहीं आता तो नहीं आता, तुक्का नहीं मारना, छोड़ दो। अगर तुम छोड़ोगे ना, उसका एक प्लस पॉइंट क्या होता है कि तुम्हें नेगेटिव्स जो मिलने होते हैं गलत क्वेश्चन पे वो तुम अवॉइड कर लेते हो। अब लगा लो मेरा एक क्वेश्चन था, मैंने तुक्का मार दिया और वो तुक्का मारने की वजह से वो गलत हो गया, ठीक है, -1 एक्स्ट्रा जाएगा, मतलब तुम्हारे 5 नंबर जाएंगे। अगर वही तुम छोड़ दोगे तो तुम्हारे 4 नंबर जाएंगे। और अब कंपटीशन इतना बढ़ गया नीट के एग्जाम में कि एक एक नंबर से सीट चली जाती है, तो वो एक नंबर भी बहुत क्रूशियल है। वही चीज करी मैंने अपने नीट के एग्जाम में 15 क्वेश्चन छोड़ दिए थे, ठीक है। एंड 15 क्वेश्चन छोड़ दिए थे, मतलब अगर वो 15 क्वेश्चन गलत हो जाते तो मैंने 15 नेगेटिव्स बचा लिए थे, ठीक है। तो नहीं 10 छोड़े थे, मतलब जितने भी 10-15 छोड़ दिए थे एंड वो मैंने उतने 10 नंबर या 15 नेगेटिव्स बचा लिए थे। तो ऐसे ही करना होता है, कभी भी गेस वर्क नहीं करना, अनअटेम्प्टेड छोड़ दो, ठीक है। अपने नेगेटिव्स मत इंक्रीज करो, ठीक है। अब वन इम्पॉर्टेंट थिंग जो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है एंड बहुत लोगों को ड्रॉप लेना पड़ता है उस चीज़ की वजह से। मैं शुरू में भी ये पॉइंट मेंशन करना चाहती थी बट मैं नहीं कर पाई, मैं अभी कर देती हूँ कि जब भी तुम OMR फिल करते हो, please be careful while filling your OMR. I have seen people taking a drop, full year drop, just because कि उन्होंने OMR गलत भर दी थी एंड उनको सारा पेपर आता था। यार ये गलती की वजह से ड्रॉप नहीं लेना, ठीक है। तो OMR कैसे फिल करनी होती है समझो। क्वेश्चन पे एक फिंगर रखो, OMR शीट पे एक फिंगर रखो, हाँ, कि 1 का C है, सर्कल इट। 2 का D है, 2 का D है, सर्कल इट। एंड दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। OMR गलत फिल करके नहीं आनी है, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट 10th पॉइंट जो तुम सबसे बड़ी गलती करते हो नीट के एग्जाम में, एंड दैट इज लूजिंग योर कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस कभी भी लूज नहीं करना है नीट के एग्जाम में। लास्ट मिनट तक फाइट करना है, करते जाना है। लास्ट मिनट जब तुम पूरा पेपर कंप्लीट कर लोगे ना तब तुम्हें लगेगा यार इट वाज वर्थ इट। लास्ट मिनट तक लगे रहना वाज वर्थ इट। मैंने तुम्हें अभी बताया नीट 2022 में जब मैंने नीट का एग्जाम दिया था तब मेरा पेपर वैसे नहीं जा रहा था जैसे मैं यूजुअली मॉक टेस्ट देती थी,
बायो में 1.5 घंटा लग गया, केमिस्ट्री में इतना टाइम लग गया, मेरे पास बची 40 मिनट्स फॉर फिजिक्स, एंड फिजिक्स मेरी सबसे वीक थी, एंड उसमें मैं कितना टाइम लगाती थी, 1.5 घंटा लगा लेती थी फिजिक्स में, और उधर मुझे कितना टाइम मिल रहा है, 35-40 मिनट्स। नहीं होना था, कॉन्फिडेंस नीचे गिर रहा था, बट मुझे पता था कि मैंने करना है, डू और डाई सिचुएशन है, इसके बाद कुछ नहीं है, मेरे पास बैकअप नहीं है, कुछ नहीं है, मैं ड्रॉप नहीं लेना चाहती, करना ही करना है। 35-40 मिनट्स में जी जान लगा दी, हो गया, गवर्नमेंट कॉलेज में बैठी हूँ, ठीक है। तो कभी भी अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना। ये 10 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं नीट के एग्जाम में, जो तुम्हें दिमाग में रखने हैं और अभी से प्रैक्टिस करना शुरू करना है, तभी वो नीट के एग्जाम में खुद से बाहर निकल के आएगा। ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है। ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, ठीक है, जो तुम्हें लगता है कि हाँ वो बहुत मेहनत करें, बस एक छोटी सी कुछ ऐसी चूक ना कर दें कि खराब हो जाए उनका नीट का एग्जाम, ठीक है। एंड जस्ट सब्सक्राइब टू माई चैनल। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब तुम इतना इंटरैक्ट करते हो, कमेंट सेक्शन में इतना इंटरैक्ट करते हो, इतने क्वेश्चंस पूछते हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, माई गाइडेंस इज रीचिंग द राइट पीपल, द राइट ऑडियंस। एंड अगर पता है किसी की भी थोड़ी सी भी हेल्प हो जाए ना मेरी वीडियोस, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बिकॉज पता है जब मैं भी अपने टाइम में नीट के लिए वीडियोस देखती थी, यूट्यूब चलाती थी, वीडियोस देखती थी कि मुझे कहीं से हेल्प मिल जाए, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि हाँ वो स्ट्रैटेजी मैंने यूज़ करी और उससे मेरा स्कोर इंप्रूव हो रहा है। तो अगर कुछ भी होता है, डाउट होता है, तो प्लीज डू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। इट इज ऑलवेज 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 ओपन फॉर यू गाइज, एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। ऑल द वेरी बेस्ट।